पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये वाला पेपर है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों को क्या पढ़ना है और मैंने क्या पढ़ाया है, क्या अब तक आ रहा है। तो मैंने संधि पढ़ाया हुआ, देखो इसमें हिंदी से स्टार्ट हुआ इस सेट में, तो इसमें सही है, तो ये तो सही नहीं है। नहीं, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, तो ये सही नहीं है। जो लम्हे ग्राम में हुआ था, ये सही है। लम्हे कहाँ है? बनारस में, ठीक है, वाराणसी में है। वाराणसी में है लम्हे, एक गांव है। तो ये सेकंड वाला सही है कंफर्म, और बाकी सब ऑप्शन, उन्होंने उपन्यास नहीं लिखे, उन्होंने उपन्यास लिखा ही था। उन्होंने कहानियां नहीं लिखी, उन्होंने 400 से ज्यादा कहानियां लिखा है। ठीक है, इसमें कौन सा सही है? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है मनीष। तो हिंदी का तो देखो, जनरली हिंदी ज्यादा है नहीं। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ, थर्ड। तो सलील किस शब्द का पर्यायवाची है, आप बताइए। होता है किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची है। ठीक है, जल के और पर्यायवाची क्या है? नीर, तो ये पै, फिर क्या होता है? आब होता है। ठीक है, तो ये सब इसका आप लोग देखना है, ये सब आप लोग याद करना। निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है? तो बताना है कि इसमें पुल्लिंग कौन है। तो हाथ है, जीभ है, नाक है और हाथ। हम्म? आंख स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आप देखो। आंख दुख रहा है कि दुख रही है? आंख क्या है? आंख, आंख स्त्रीलिंग है ना? इसमें हाथ जो है, हाथ इसमें क्या है? पुल्लिंग है। हम्म? हाथ क्या है इसमें? पुल्लिंग है। ठीक है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। नाक, आंख और जीभ क्या है? स्त्रीलिंग है। यार पुल्लिंग स्त्रीलिंग अगर देखना है तो बोल के देखते हैं ना। आप जैसे क्या बोलते हो कि आपकी जीभ बढ़ गई है, या मेरी जीभ कट गई है, या मेरी आंख, उनकी आंख छोटी है। क्यों नहीं बोलते कि उनका आंख छोटा है? ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है ना, उनकी आंख छोटी है। फिर उनके बोलते हो कि बहुत इनकी जीभ कट गई है, कट गई है, ऐसा नहीं बोलते कि जीभ कट गया है। फिर नाक बोलते हो, अभी जैसे आपको जुकाम हो जाए तो बोलते हो ना कि नाक बह रही है। नाक बह रही है, रहा है नहीं बोलते हो। तो कॉमन जो देखते हो लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट करो ना। सभी जो चीजें होती हैं, सब चीज पढ़ाने से थोड़े आता है। हम्म? उनके हाथ क्या है? लंबे हैं या लंबा है। ठीक है, ऐसे थोड़ा बोला जाता है कि हाथ लंबी है। नहीं, हाथ इस पे क्या है? पुलिंग है। ठीक। हाँ, इस देखिए, सूर्योदय में कौन सी संधि है? आप बताइए, इसमें सूर्योदय में कौन सा संधि है? तो यहाँ पे सूर्य है, सूर्य है प्लस उदय, उदय है। इसमें कौन सा संधि है? यहाँ पे दीर्घ संधि है। तुम बताओ सुदर्शन। सुदर्शन, ये तुम लोग को मैंने संधि पढ़ाया नहीं है, संधि वाला वीडियो क्यों नहीं देखते हो? ये कितना फेमस सवाल है, मैं इसको कितना बार बताया हूँ। संधि वाला वीडियो सब लोग एक जाकर देखो, नहीं बताऊंगा तुमको बताने पे। संधि के वीडियो में मैंने इतना अच्छे से उसका रूल एक्सप्लेन किया है, एक बार पढ़ोगे तो फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, इसको देखना है जाकर। सारा एक एक तुम लोग आंसर याद करके वहां पे थोड़ी जाना है, समझ कर जाना है। अब कौन बोल रहा था ये? मनीष, कुछ भी बोलते हो तुम तो, कैसे होगा? जो संडे का जो वीडियो है जाके पूरा देखना, 1 घंटे का, उस पर पड़ा हुआ है। आया हाँ, ये सही बोल रहा है। उसके बाद जिसका होगा ना, वो, इसका पूरा वीडियो देखना है, जितने रूल्स हैं मैंने देखो, स्वर संधि के भी, व्यंजन संधि के भी, सारे के मैंने रूल्स लिखवाए हुए वहां पे। ठीक है, तो उसको देखना है सबको। फिर ड का उच्चारण स्थान है, इसका सब लोग देखोगे। संधि का आज पे एक भी क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, संधि और समास का एक क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, इसमें समास का भी क्वेश्चन होगा। तो समास का भी देखो, अभी दिखा रहे हैं। समास का क्वेश्चन होगा तो बताना कौन सा समास है। तो ड का उच्चारण स्थान है, बताओ। जो ड है,
मैंने लिखवाया था ना, तो वर्ग प वर्ग ऐसे लिखवाया था कि नहीं? उसमें लिखवाया था कि कौन कौन। हम्म, द ड ड, हाँ सेकेंड वाला ऑप्शन है। बोल के बोले थे ना कि बोल के देखना है, तो ड बोल कर देखो तो ड, ड, ड बोल के देखो। ठीक है। हाँ ड। तालु को सर्च कर रही है ना? तो क्या है? तालु का है। तो शारीरिक शब्द में प्रत्यय है, बताओ। तो इसमें क्या है? प्रत्यय इसमें क्या है? बताइए। उपसर्ग प्रत्यय मैंने पढ़ाया हुआ है ना? मैंने पूरा प्रत्यय में पूरा पढ़ाया हुआ है, सारा प्रत्यय की कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय वो सब मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें। इसमें कौन सा प्रत्यय है? देखो एक शरीर है, क्या है? एक शरीर है, शरीर है, और एक क्या है, ईक है। ठीक है, तो छोटी वाला है तो कौन सा होगा? छोटी वाला होगा, थर्ड वाला। ठीक है। यहाँ पे देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता किसने लिखी है? पुष्प की अभिलाषा कविता किसने लिखी है? तो मैंने हिंदी साहित्य आप लोग को नहीं पढ़ाया है, तो अभी ये आप लोग को नहीं पता होगा, तो इसको अभी क्या एक नोट कर लो, हिंदी साहित्य पढ़ाना है। इसीलिए पेपर का मैं करता हूँ, अभी एक पीडीएफ आप लोग को मैं भेजूंगा हिंदी साहित्य का, वो भी आप लोग पढ़ना, मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, और इसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है सुदर्शन। हम्म। हाँ, तो इसको अभी मैं बहुत सारा लिस्ट लिखवाऊंगा, तो उससे आप लोग को आ जाएगा, तो आप लोग को बता दिया जाएगा इसका। तो प्रत्युष शब्द का अर्थ है, प्रत्युष का अर्थ क्या होता है आप बताओ? नींद होता है, शरीर होता है, प्रातः काल होता है, कोमल होता है। हाँ, प्रत्युष का मतलब होता है प्रातः काल, भोर सुबह का टाइम को प्रत्युष बोलते हैं। ठीक है, प्रातः काल। अरे बताओ तुम, इसका मतलब कि तुम लोग ये पूरा पेपर जब सब लोग नहीं बता पा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग पेपर तैयारी नहीं करते हो। पिछला वाला पेपर तो एटलीस्ट दिखना चाहिए ना, इसी के में आया हुआ पेपर है। ये देखो, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये वाला जो मैंने अलंकार पढ़ाया हुआ है, तो अलंकार का वीडियो मनीष देखा होगा, सुदर्शन तो क्लास में था, तो ये तो बता देगा कौन सा इसमें अलंकार है सुदर्शन। इसमें आप बताओ सलोनी, इसमें कौन सा अलंकार है? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सलोनी, एक देश अलंकार बोल रही है। तुम लोगों को कुछ भी पढ़ा दो, अभी मैंने ऊपर उससे कहा गया है ना, कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। पढ़ा चला के किया गया है, जैसे मैंने वो वाला बताया हुआ था उसमें। ए, जैसे वो मैंने बताया हुआ था ना कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो बढ़ा चढ़ा के कहा गया है ना कि ऐसा बोलेगा कि हनुमान जी के पूंछ में आग लग ही नहीं पाई या पूरा लंका जल गई, ऐसा तो हुआ नहीं था, आग तो लगी ही थी उनके पूंछ में ना। उसी के सहारे से वो लंका चलाए थे। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, पानी परात वहां तो छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो ये उसमें लिखा गया है, ये सूरदास के लिखा हुआ है, कृष्ण और सुदामा के बारे में ये लिखा गया है। तो नहीं बोलते हैं कृष्ण भगवान मतलब इतना आंसू बहाए कि उनके आंसू से भी उनके पैर पूरे धुल गए सुदामा के। ठीक है, जो पानी का परात था उनको छुए नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी के भी इतने आंसू नहीं आ सकते हैं कि किसी का पैर धुल जाए, बस ऐसा बोला गया है ऐसा, ठीक है ना, जैसे बोल दो कि आंसुओं की बाढ़ आ गई। हम्म। किसी की बाढ़ तो आएगी नहीं। फिर भी तो इसमें क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है, इसमें बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। फिर यहाँ पे है, लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ, बताओ जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं, जो घर के ऊपर आप देखते हो ना, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उस पे क्या लगता है कि टावर जैसे लगा होता है, लोहे का साइड में, कार्नर पे। ठीक है, तो किससे बचाने के लिए किया जाता है, जो ये अपने बिजली तड़पती है, जो लाइटनिंग होती है, उसके लिए बचाने के लिए किया जाता है कि जब बिजली गिरती है तो कंडक्टर रहता है, तो अगर कंडक्टर ऊपर रहेगा तो इसमें बिजली, कहीं भी बिजली गिरने वाला रहेगा छत पे ना, तो इस कंडक्टर उसको कंडक्ट करेगा, जो इसके चार्ज है उसमें बहुत ज्यादा क्या है, बिजली क्या होती है,
पूरा मतलब चार्ज होता है, बहुत ज्यादा चार्ज होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है एक बार में। ठीक है। तो उससे ना क्या होता है, इसलिए बिजली गिरते देखते हो ना, कहीं जल जाता है, आग भी लग जाता है, पेड़ पे गिर जाएगा, पूरा पेड़ ही जल जाएगा। होता है कि नहीं ऐसे? तो क्या होता है उसमें, एक बार में ना बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होता है जब बादल टकराती हैं। तो इसलिए तो यहाँ पे अगर कंडक्टर लगा होता है घरों के ऊपर या कहीं भी अब कंडक्टर लगा हुआ है, तो क्या होता है, इस पे चार्ज जैसे गिरता है ना, तो अर्थ क्या है, न्यूट्रल है, अर्थ क्या है, न्यूट्रल है। इसीलिए अर्थिंग दिया जाता है ना अर्थ से। इस कंडक्टर को, ये जो वो साइड में कंडक्टर लगा होता है ना, वो केवल ऊपर ही नहीं वो लगा रहता है, वो पूरा नीचे तक, वो जमीन तक पूरा वो गड़ा रहता है साइड में। ठीक है। इस पे जैसे बिजली गिरती है तुरंत कंडक्ट करके जमीन में चली जाती है, और जो इसमें घर में लोग रहते हैं वो सेफ रहते हैं। नहीं तो इतना चार्ज रहता है कि दीवारें फट जाती है, छत फट जाता है। ठीक है। हाँ। एक नए कोई आए हैं यहाँ पे, अम्बरीश हैं, अम्बरीश नाम से, इनको मैं पहले दिन देख रहा हूँ यहाँ पे। तो चलो आप यहाँ पे, टड़ी चालक किसके चलो ये हो गया, ये वाला तो हो ही गया, हिंदी में है वही। ठीक है। अगले फॉलोइंग प्लेनेट इज नियरेस्ट टू सन। तो कल का वीडियो किसने डाला, मैंने सोलर सिस्टम मैंने पढ़ाया हुआ है, सोलर सिस्टम में तो पढ़ाया हुआ है। हाँ। तो वो वाला का वीडियो देख लेना, आधे घंटे का वीडियो है। उसमें उसमें कौन को ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं, किसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, किसको रेड प्लेनेट, ये सब भी मैंने बताया हुआ है। तो इसमें क्या है, सबसे छोटा प्लेनेट कौन है, मरकरी, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है, जुपिटर। सबसे किसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, तो जुपिटर के सबसे ज्यादा उपग्रह है। तो किसका टेम्परेचर सबसे हॉटेस्ट कौन है बताओ, हॉटेस्ट कौन है? कौन? नहीं, वेनस। ठीक है। तो अब सबसे सूर्य के नजदीक जो है वो उसको हॉटेस्ट होना चाहिए, लेकिन मरकरी हॉटेस्ट नहीं है। बल्कि वेनस जो दूसरे नंबर पे जो है दूरी पे, वो वेनस है, हॉट है। तो उसके लिए मैंने कल का रीजन एक्सप्लेन किया, उस वीडियो में देखना है, क्योंकि वहां पे जो दिन रात होता है बहुत छोटा होता है, तो उसका रोटेशन का टाइम बहुत कम है। सुदर्शन, वीडियो देखिए। हम्म? उस वीडियो को देखो एक बार, उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा, मैंने कल का बताया हुआ है। जैसे इस तरह से है ना, कि यहाँ पे जैसे सन है, तो यहाँ पे क्या है, मरकरी है, और यहाँ पे क्या है, वेनस है दूसरे के नंबर पे, उसके बाद तुम्हारा अर्थ है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जो सन के क्लोज में है उस पे ज्यादा गर्मी होना चाहिए कि नहीं, उसको हॉटेस्ट होना चाहिए कि नहीं? हम्म? लेकिन फिर भी ये मरकरी हॉटेस्ट नहीं है, वेनस सबसे हॉटेस्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो मैंने ये भी बताया था ना कि एक्सिस पे भी ये अपने घूमते हैं, जितने प्लेनेट हैं एक्सिस पे भी घूमते हैं। ठीक है। सब तो एक्सिस पे जब ये घूमते हैं ना, तब देखो इधर, अब इसका दिन रात यहाँ पे ना बहुत कम टाइम का होता है, अर्थ पे दिन रात 12 घंटे होता है। तो पूरा दिन में देखते हो 12 घंटे पूरा अर्थ हीट होता है, और रात में 12 घंटे एक सरफेस पूरा एक साइड का वो होता है, ठंडा होता है। यहाँ पर क्या होता है, इतना ये स्पीड में इसका रोटेशन का टाइम इतना कम है, कि पे थोड़ी देर तक लाइट पड़ता है ना, तब तक रोटेट होके पीछे वाला पोर्शन पे चला जाता है, और ये वाला आगे आ जाता है, जब तक हीट ही नहीं हो पाता है तब तक ये पीछे चला आता है। समझ रहे हो ना? इसलिए जो मरकरी है सेकेंड हाईएस्ट हॉटेस्ट है। ठीक है। सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट है वो क्या है, मरकरी है। जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जो प्लैनेट है, जो पहले नंबर पे हॉटेस्ट है, वो कौन है, वेनस है। दूसरे दूर होने के बाद भी वेनस हॉट है। समझ गया है कॉन्सेप्ट? उस वीडियो को देख लेना एक बार, पूरा समझ जाएगा। मैंने और भी कुछ चीज पढ़ाया है, कैसे रीजन वो होता है, कैसे कितना टिल्ट है, ये सब मैंने बताया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के समीपस्थ है, बताइए, सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है, वही हिंदी का ट्रांसलेशन था ये तो। हाँ। तो यहाँ पे देखो, हाँ। हाँ, इन ब्रेल सिस्टम देयर आर, बताइए कितने कैरेक्टर्स होते हैं, ब्रेल लिपि किसके लिए होता है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए। ठीक है। ब्लाइंड लोग होते हैं, ब्लाइंड। हाँ, अंधों के लिए होता है, अंधे लोग जो पढ़ते हैं उसको। तो इसका ब्रेल सिस्टम क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि इसका खोज कौन किया था, लुइस लुइस ब्रेल नाम के एक इंसान थे, उन्होंने ही खोज किया था। ठीक है। लुइस ब्रेल उसका डिस्कवरी किए थे। तो जो ब्रेल लिपि है उसका कौन खोज किया है, लुइस ब्रेल। तो जैसे हमारे हिंदी में कितने होते हैं, 26 ये होते हैं ना व्यंजन, फिर स्वर होते हैं 11। फिर इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं, ये 36 हिंदी में, इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं कि नहीं? होता है ना इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स। उसी तरह जो ब्रेल सिस्टम है उसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 63 कैरेक्टर्स होते हैं।
63 कैरेक्टर्स उसमें होते हैं। ठीक है। हम्म। उसमें मात्राएं कम होती है, इसलिए ज्यादा कैरेक्टर्स यूज किया जाता है। तो हमको अब अंधे तो मतलब ब्रेल लिपि तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन दो चीज तीन चीजें हम लोग को जानना है। जो ब्रेल सिस्टम है यानी जो ब्रेल लिपि है वो अंधों के लिए बनाई गई है। जो सबसे पहले जिसने बनाया था वो लुइस ब्रेल बनाए थे। उसमें 63 कैरेक्टर्स थे, 3 सवाल। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, द कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम corrosion एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, और टू मेक इट हार्ड, टू मेक इट ब्रिटल, टू मेक इट, क्या है ये गलत लिखा गया है, टू मेक इट डक्टाइल, डक्टाइल होना चाहिए। हालांकि ऑप्शन सही नहीं है। इसका ऑप्शन सही कौन सा है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। फिर पूछेगा कि कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन मेटल इज नोन एज, क्या बोलोगे आप? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। इसके थ्रू जब कोटिंग होती है आयरन पे, जो जिंक की कोटिंग होती है आयरन पे, तो उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो बार में एक भी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट ना पूछ के ये भी पूछ देगा कि द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। तो आप गैल्वेनाइजेशन कर दोगे। ठीक है। रोशन, आपको समझ में आ रहा है? रोशन, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो ठीक है। तो क्लास लेट से क्यों आए? हाँ, देखो मैंने आप लोग को साउंड और वेव्स पढ़ाया हुआ था ना, वेव्स मैंने पढ़ाया हुआ था ना। हम्म। तो मैंने फ्रीक्वेंसी आपको बताया हुआ था उसमें, एम्पलीट्यूड भी बताया हुआ था, टाइम पीरियड भी बताया हुआ था। ठीक है। टाइम पीरियड, वेवलेंथ क्या होता है वेवलेंथ भी बताया हुआ था। साउंड कैसी, बताओ तो साउंड कैसा है? मैकेनिकल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? कैसे वेव है साउंड? साउंड बताओ, मैकेनिकल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? सुदर्शन, साउंड क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं ध्यान देते हो? बोले थे ना कि मैकेनिकल वेव है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है साउंड? हाँ, मैकेनिकल वेव है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है वो मैकेनिकल वेव्स है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? हाँ तो उसका, अच्छा सर, सबके बाकी लोगों के यहाँ आवाज जा रही है हमारी? सुदर्शन, हाँ तो मनीष के यहाँ अलग रहा, आपका नेटवर्क कम है, क्योंकि बाकी लोगों की मेरी आवाज जा रही है और आपके यहाँ नहीं जा रही है। तो देखो इसमें जो साउंड होता है ना, तो आप देखते हो जो जो यहाँ पे जो लाउडनेस होता है ना, किसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है? लाउडनेस एम्पलीट्यूड का है, याद कर लो। लाउडनेस किसका है? एम्पलीट्यूड का है। और जो पिच होता है, जो साउंड का जो पिच होता है, ये किसकी वजह से होता है? फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। तो जो लड़कियां होती है ना, उनका साउंड कैसा होता है? उसका फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उनकी ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो उनकी जो पिच होता है लड़कों से अलग होता है। आवाज जो मेल्स के होते हैं फीमेल्स की होती है अलग होती है कि नहीं होती है? गर्ल्स होती है ना, जो फीमेल्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वोकल कार्ड की। ये जो अब हमारे जो वोकल कार्ड है, तो वहां पे उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो कोई पूछेगा तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगे। आवाज का जो लाउडनेस है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है। और जो साउंड का जो पिच है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक। हम्म। समझ गया ना ये? हाँ, ये मैं, हाँ ये वाला आप लोग को पढ़ाना है, फिजिक्स में मैंने सिक्स वालों को पढ़ाया हुआ है, तो नॉर्मल है। इन दी फिगर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, बताओ इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? किसने बोला 60 डिग्री? इसीलिए तो डायग्राम बनाया गया है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज, ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। ठीक है। मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल।
ठीक है। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ये नहीं सरफेस, परपेंडिकुलर टू, मैं आप लोग को पढ़ाना है मिरर ऐसे पढ़ाऊंगा, परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। सिक्स वालों को छोटा था जनरल बता दिया, तो फिजिक्स के जो आएगा साइंस का तो मैं उसमें पढ़ा दूंगा ये वाला। तो ये तो नॉर्मल सबको पता है, तो देखो, तो अब ये वाला मिरर है आपका, ये सरफेस है, इसका नॉर्मल कैसे होगा, यहाँ से आपका नॉर्मल बना हुआ परपेंडिकुलर इसके, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल, ये आपके नॉर्मल है जो 90 डिग्री हो गया, क्या है नॉर्मल है, यहाँ से लेके ये क्या है, ये 90 डिग्री होना चाहिए नॉर्मल के लिए, समझ गए ना। हम्म। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ये देखो ये वाला इसमें एंगल दिया है 60 का है, तो इधर वाले कितने का है आप बताओ, इधर वाले कितने का है ये कितने का है, या इधर वाले कितने का है, ये 60 क्या है, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे, क्योंकि ये वाला दोनों इक्वल ही होंगे यहाँ पे नॉर्मल से, तो ये जो ये वाला 60 क्या है, तो टोटल 180 होता है, तो ये भी कितना है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, ठीक है। जब ये 60 है, तो आप ये बताओ, ये नॉर्मल है, ये 60 है, तो ये वाला इतना दूर का कितना है ये वाला कितना है ये बताओ, अरे पूरा इतना टोटल पूरा ये 90 है, ये हो गया 60, ये वाला इतना 30 है ना, हम्म, 30 है। तो यहाँ पे तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, तो नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस में कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री का, ठीक है। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री है, बुलवाने के लिए 60 ऐसे ही लिखा रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कितना है इसमें, सलोनी, समझ रही हो। तो देखो, यहाँ पे कोई एक मिरर है, ये मान लो एक आपका मिरर है, और यहाँ पे एक लाइट ये से आ रही है, यहाँ पे एक लाइट रे यहाँ पे आके फॉलो हो रही है। अब बताओ इसका अब देखना है कितना डिग्री है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल जो होगा इससे 90 डिग्री पे होना चाहिए, नॉर्मल का डेफिनेशन नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री का होगा, चाहे वो सरफेस स्ट्रेट हो या क्लोज हो या कुछ हो, स्फेरिकल हो, किसी टाइप का भी हो, 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। ये देखो 90 डिग्री का है, अब यहाँ पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई पूछेगा ना, तो ए वाला जो एंगल है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, ठीक है, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको नहीं बोल दोगे, इसको बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कोई पूछे, इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है, 30 डिग्री है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो नॉर्मल से ही तो ये मेजर होगी, ये भी कितना है, ये भी 30 डिग्री है, समझ रहे हो ना। अब इस प्लेन मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये पानी परा तो अच्छा, हमको लगता है देखो ये कृष्ण और सुदामा के बारे में लिखा गया है, ये भी हिंदी साहित्य का है, तो ये लिखे होंगे या तो कौन लिखा होगा आप ही बताओ, सुधा शायद लिखे होंगे, मे बी, कंफर्म नहीं है हमें, देख लेना। इसमें वो पूछा हुआ था ना, अलंकार पूछा हुआ था, तो अलंकार का मैंने बताया, ठीक है। हिंदी साहित्य आप लोग को इतना ज्यादा नहीं आएगा, जो फेमस फेमस है वो सब आता है, तो वो वाला मैं हिंदी साहित्य पढ़ा दूंगा। हाँ, अतिशयोक्ति अलंकार है, मैंने वो पहले ही बताया था, वो क्वेश्चन ऊपर आया था, अभी आप नहीं आए थे। तो फीमेल है, तो इसमें क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फीमेल्स जो होती हैं उनका क्या क्रोमोसोम्स होती हैं, एक्स एक्स होता है, एक्स, हाँ, और जो मेल्स होते हैं उनका जो क्रोमोसोम होता है एक्स वाई होता है। तो अब कोई जो जो मतलब जो चाइल्ड होगा, जो बेबी होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, इस पे फीमेल पे नहीं, बिल्कुल भी फीमेल पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें फीमेल का कोई वो नहीं रहता है कि उसका लड़का हो, मतलब बेबी जो होगा मेल होगा या फीमेल होगा, टोटली मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों सेम क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो आप देखो इसका वाला एक्स वाला क्रोमोसोम इस एक्स से मिलेगा, एक्स वाला एक्स से मिल गया, तो एक्स एक्स बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो बेबी जो चाइल्ड होगा क्या हो जाएगा, वो फीमेल हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी, ठीक है। एक्स एक्स जो होता है तो फीमेल का होता है, तो क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, ये फीमेल हो जाएगा जो बच्चा होगा। और अगर इस एक्स वाला से अगर ए वाई वाला मिल गया तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो देखो फीमेल का कोई इसमें आपका जो बेबी है वो मेल होगा फीमेल होगा, बेबी चाइल्ड,
वो टोटली फीमेल पे नहीं डिपेंड कर रहे, क्योंकि फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स है ही, मेल के पास एक्स वाई दोनों है। ठीक है। तो आप ये भी समझना, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन आएगा कि दे द बेबी चाइल्ड इज वेदर मेल और फीमेल इज डिपेंड ऑन, तो ऑप्शन रहेगा मेल, फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल, फिर एक रहेगा नन ऑफ एबव, एक चौथा ऑप्शन देगा भुलवाने के लिए, डिपेंड्स ऑन गॉड। ठीक है। इट डजेंट डिपेंड्स ऑन गॉड, इट डजेंट डिपेंड ऑन फीमेल, इट डिपेंड्स ऑन मेल। ठीक है। तो इसका आप लोग देख लेना। देखो, which of the following is not a part of female reproductive system? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग को सर पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन, वैसे ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो अब इसमें स्पर्म डक्ट होगा, क्योंकि ये मेल से रिलेटेड है। तो इसका तो सर पढ़ाएंगे आप लोग को रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो सर आप लोग ये पढ़ाएंगे पूरा, मैं बोल दूंगा। ये देखो, सेल वाल इज ऑब्सेंटी, तो जो सेल वाल होती है ऑब्सेंटी, एनिमल सेल। ठीक है। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती है। प्लांट सेल में सेल वाल होती है। जो सेल वाल होती है क्या प्रोवाइड करती है, हार्डनेस प्रोवाइड करती है। ठीक है। हार्डनेस, जो इसीलिए पेड़ मजबूत होते हैं। जो सेल वाल होती है बहुत हार्ड होती है। ठीक है। जो सेल वाल होती है ना, बहुत हार्ड होती है, और जो इसीलिए प्लांट का जो लकड़ी होता है ना, बहुत हार्ड होता है। इंसान का हड्डी और ये सबसे भी हार्ड होता है वो। क्योंकि जो सेल वाल होती है बहुत हार्ड होती है, हार्डनेस प्रोवाइड करती है। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वाल नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, सिंपली सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक। एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल वाल होता है प्लांट्स में। कर्क सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, सबको पता है सेल्स सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इसमें किसी को, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, किसका खोज किए थे, वैक्सीनेशन का खोज किए हैं। ठीक है। वैक्सीनेशन का खोज किए हैं। जो भी टीकाकरण होता है ना, वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, इसका डिस्कवरी किए हैं। न्यूटन के बारे में सब लोग जानते हो। टिंडल जो है, वो टिंडल इफेक्ट का खोज किए हैं। सबको टिंडल इफेक्ट पता है ना। टिंडल इफेक्ट पता है ना, स्केटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है। वो जो लिक्विड में नहीं रहता है, कैसे लिक्विड में करके और कोई इसमें सॉल्यूट डाला गया है, सॉल्वेंट में ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं, इस पे लाइट को अगर पास करते हैं तो इधर पूरा जो उनके पार्टिकल्स होते हैं कुछ यहाँ पे छोटे छोटे रहते हैं, तो इनका शैडो नहीं बनता है, इधर नहीं बनता है। ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट उसमें है, आप बड़े क्लास में जाकर एलिमेंट्स को पढ़ोगे। सिर्फ इतना जान लो कि जो टिंडल इफेक्ट किसके लिए है, ये सोल्यूशन की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और वो लाइट का भी देखते हो, वो जो जैसे आप टिंडल इफेक्ट वहां पर भी शो होता है, लाइट की प्रॉपर्टी है। जैसे बहुत ज्यादा घना बगीचा है, ठीक है, बहुत ज्यादा घने बगीचे है, उसमें छोटा सा छेद रहता है लाइट आने का, देखते हो ना नीचे कैसे लाइट आता है। तो टिंडल इफेक्ट स्केटरिंग ऑफ लाइट का है, आप बाद में पढ़ोगे, मैं सारी चीजें आपको नहीं बताऊंगा। तो इसलिए जितना लाइट का आपको जरूरत था, मैंने लाइट का उस दिन वो पढ़ाया, तो मैंने लाइट में आपको पढ़ाया। फिर यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन है। In a candle flame, the outermost zone of complete combustion is, हाँ, which is blue is, बताइए, जो कंप्लीट कंबस्शन होता है, जो ब्लू होता है, क्या होता है वो, हॉटेस्ट होता है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो गया है। हॉटेस्ट तो होना चाहिए, देखो आउटर मोस्ट लिखा है ना, आउटर मोस्ट जोन लिखा है, कंप्लीट कंबस्शन लिखा है, कंप्लीट कंबस्शन लिखा है, तो पता है कि हॉटेस्ट होगा। लेकिन आप देखो ना, जब कंप्लीट कंबस्शन होता है ना, तो फ्लेम का कलर एकदम एग्जैक्ट क्या होता है, ब्लू नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अभी इस सवाल में अप्रोप्रिएट आंसर यही है, मैं इसको एक दिन अलग से आप लोग को पढ़ाऊंगा। जैसे आप लोग को पढ़ाना है ना कि ये क्या है, कंबस्शन टेम्परेचर क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ये सब पढ़ाना है आप लोग को। ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू आप लोग को पता है ना, कैलोरीफिक वैल्यू जो होते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, फिर कंबस्शन क्या है, फिर इग्निशन टेम्परेचर क्या है, इग्निशन टेम्परेचर, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, तो उस दिन इसको पढ़ाऊंगा उसमें। तो पेपर तो ये जो होगा तो पूरा पढ़ाने के बाद होगा ना, ये तो जून का है। मैं तो पेपर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग को ये पता चले क्या पढ़ना है। ठीक है। ये सब आप पढ़ाया जाएगा, तो इसका ऑप्शन ये सेकंड सही है।
क्योंकि क्वेश्चन याद करके जाओगे तो नहीं कर पाओगे। पूरा चैप्टर सारे कवर हो जाएंगे उस टाइम तक, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। ये सबको पता है। ऑब्वियस क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? तो पेट्रोल जलने के क्या घाटे हैं इसका? एक जो कोल जलता है, कोल की बर्निंग होती है, इसके क्या घाटा है? देखो कोल में क्या होता है ना, सिर्फ कार्बन ही नहीं रहता है, सल्फर भी रहता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है। सबसे घाटा है इसका कोल का ना, सल्फर डाइऑक्साइड का निकलना। जब कोल में क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और भी प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन भी थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होता है, लेकिन सल्फर जो है खतरनाक प्रेजेंट होता है। थोड़े ज्यादा इसके अमाउंट है। जैसे जलता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। सल्फर जब आता है ऑक्सीजन के संपर्क में, तो ये इसको ऑक्सीडाइज होके SO2 बना देता है। अब SO2 बनाता है, और जब ये क्या होता है, SO2 सल्फर डाई या सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना देगा, SO3। और क्या हो जाएगा ना ये, अब आसमान में जब ये हवा बन के जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एज ए गैस के फॉर्म में, अब इस पे क्या होती है, रेन होती है, बारिश होती है। और जैसे इसको पानी मिलता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, या सल्फ्यूरस एसिड एसिड बन जाता है, H2SO4 या H2SO3 बन जाएगा। अब ये क्या करती है ना, ये काजेज क्या करती है, काजेज एसिड रेन। ठीक है, क्या कर कॉज करती है, ये एसिड रेन कॉज करती है। ठीक है रोशन। कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑक्साइड है ना, वो भी अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। देखो, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन होगा, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन होगा, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन, कार्बन। ठीक है, इन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, कोई चीज आप जलाओगे, कोई भी चीज जलाओगे, तो क्या आपको बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, इन इन लिमिट, इन लिमिटेशन होता है यार, लिमिट ऑफ, इन लिमिट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी में अगर जो कुछ भी जलेगा ना, तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, ठंडी का दिन होता है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अभी न्यूज़पेपर में सुने थे ना, कि ठंडी के दिन में एक घर के लोग थे, अपने रूम को पूरा बंद कर लिए, पूरा रूम बंद कर लिए, उसी में जला लिए आग के लिए, यहाँ पे लकड़ी या कुछ भी, उपला टाइप के जला के बर्तन में रख दिए कि घर पूरा गर्म रहेगा। ठीक है, और गेट बंद करके सो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, गेट बंद करके, पूरा गेट खिड़की ठंडी के दिन में बंद करके सो जाओगे, और यहाँ पे जो ये जल रहा है, इसको अगर परफेक्टली, अगर पूरा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जलने के लिए जितना चाहिए अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो कार्बन, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड न बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ब्लड में एक बार जाके कंबाइन कर गया, तो इतना ज्यादा ना, अब बाद में आप पढ़ोगे इसको कैसे ज्यादा, मतलब कैसे ब्लड में जाके, वो उसमें जाके वो करता है, ये कंबाइन होता है, इतने अच्छे से कंबाइन हो जाएगा ना, कि आपके ब्लड में फिर ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने की कोई टेंडेंसी ही नहीं रहेगी, और शरीर में आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपकी तुरंत डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो समझ रहे हो ना रोशन? हाँ, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से जिससे डेथ हो जाएगी ना, इतने अच्छे से कंबाइन कर जाता है कि पूरा उसका ब्लड क्या हो जाएगा, पूरा एकदम ब्लू कलर का उसका ब्लड हो जाएगा। नीला नीला एकदम हरा जैसा दिखेगा, अगर उसको किसी को कार्बन डाइऑक्साइड में बंद कर दो रूम में, पूरा उसको ऑक्सीजन के लिमिट कर दो, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में रख दो उसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बार बार जाएगा ना ब्लड में, तो जैसे देखो, ऑक्सीजन जो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऑब्जर्व होता है ना, तो फिर हम लोग क्या होता है, हम लोग फिर अल्वियोली के थ्रू फिर यहाँ पे ट्रांसफर होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, ब्लड उससे बाहर निकल जाता है, ब्लड में इतने अच्छे से ये नहीं कंबाइन करता है। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, मतलब ब्लड के साथ बहुत अच्छे से कंबाइन करता है। सिंपली ये भाषा में समझो कि ब्लड में जाके पूरा जितना जो ऑक्सीजन, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का जहाँ पे जगह है, ऑक्सीजन का जहाँ पे जगह है, वहाँ पे जाके पूरा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जाके वहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व होने के लिए ब्लड में कोई जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप बड़े होगे तो पढ़ोगे कार्बन मोनोऑक्साइड कितना वो है, कंपाउंड इसके कैसे होते हैं, बाद में आप पढ़ोगे।
फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ये तो हिंदी में वही है। क्या है, खत्म, इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म ना हो। ठीक है। इसमें क्या है, एक सनलाइट है। सनलाइट कभी नहीं खत्म होगा। तो आप अभी एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ाना है आप लोग को, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल ये सब पढ़ाना है ना आप लोग, रिन्यूएबल फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम्म। पढ़ लियो, हाँ तो एट्थ में सब लोग पढ़े रहते हैं, तो जो जरूरी होते है इसीलिए इसको पढ़ाते हैं। बाकी सब चीज तो पूरा होगा ना, अभी जून में आप लोग का ना एग्जाम है। सब चीज खत्म हो जाएगा तब तक। फिर यहाँ पे क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू, आप लोग बताइए। हाँ, आयरन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीडेशन है इसमें। क्योंकि जो रस्ट होता है क्या होता है, जो रस्ट होता है वो क्या है, आयरन ऑक्साइड होता है। रस्ट इज ए आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, जो मूर्छा लगता है उसका भी कलर कैसा होता है, रेड ही होता है ना। हम्म। तो इसीलिए जो मंगल, जो मार्स है वो रेड है, क्योंकि वहाँ। ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखिए। हाँ, ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल नॉन मेटल कितने लोगों ने पढ़ा है। मेटल या नॉन मेटल, तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। जिंक का आंसर सही होगा, हाँ। क्योंकि बाकी सब जो है नॉन मेटल है और वो ब्रिटल है। तो नॉन मेटल कैसे होते हैं, सीट में नहीं बनाए जा सकते हैं उनको, वो ब्रिटल होते हैं, जैसे कोयला जैसे होते हैं। कोयला को कभी पतला करके जैसे हथौड़े से पीट के जैसे लोहार बनाता है ना, उस तरह से लोहे को पीट पीट के क्या बना देता है, चपटा बना देता है उसका, लोहे का चद्दर भी बन जाता है, टीन बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। लेकिन कोयले का कोई चाहेगा कि पतला सा चद्दर बना दे तो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्योंकि कोयला नॉन मेटल है, और नॉन मेटल कितने होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं। तो इसमें जिंक सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेस्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये मैंने पढ़ाया हुआ है ना, बायोडिग्रेडेबल है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हाँ, तो इसमें प्लास्टिक बैग है, ये सब मैंने पढ़ा हुआ है। प्लास्टिक बैग है, इसका वीडियो भी है, देखना आप लोग, नोट्स भी है। सब्जियों और फलों के छिलके, क्या इसमें कागज, निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट गैर बायोडिग्रेडेबल है। अच्छा, वही है, हिंदी में लिखा है। ये फर्टिलाइजर है, हाँ। फर्टिलाइजर के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, और मैं ज्यादा नहीं बताया था, एनपीके के बारे में बताया था ना, उतना ही आता ही है। एनपीके, एनपीके में एन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये सब मैंने बताया हुआ है। पी का मतलब फास्फोरस, हाँ, फास्फोरस। ई का मतलब पोटेशियम, है पोटेशियम। ठीक है, के का मतलब पोटेशियम। ठीक है। के इसका सिंबल पे नहीं जाना, इसका नाम क्या है, पोटेशियम। ठीक है। सोडियम का क्या होता है सिंबल, बताओ, सोडियम का सिंबल क्या होता है, एन ए होता है। एन ए होता है, तो ये क्या है, लेटिन में उसका नाम है, नाइट्रम नाम है। और इसका जैसे आप देखते हो ना, पोटास अलम आप पढ़ते हो, फिटिक्री, पोटास अलम पढ़ते हो ना। फिटिक्री का क्या फॉर्मूला है, K2SO4, Al2SO4 थ्राइस, क्या है, 24H2 है, जैसे है ना, 24H2, ये 24H2 है। तो अभी देखो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको K2 है। इसको क्या, इसका नाम है, इसका पोटास अलम इसका नाम है, क्या नाम है इसका, पोटास अलम। टिकरी को क्या नाम है, पोटास अलम बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें पोटेशियम है और एल्युमिनियम है। देखो Al2 एल्युमिनियम है, इसमें पोटेशियम है। ठीक है। ये किसका साल्ट है, ये पोटेशियम का साल्ट है। ठीक है, पोटेशियम अल्युमिनियम का साल्ट है। तो इसके के सिंबल पे के कैल्शियम नहीं होता, कैल्शियम का सी ए होता है। ठीक है, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, सी ए होता है। तो इसमें जो एनपीके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, अब देखो इसमें, तो जो मेन जितने भी ज्यादा फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, जैसे जिंक का आता है अभी, जो भी सब होते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट मतलब, इनऑर्गेनिक साल्ट मतलब क्या, जो किसी भी ऑर्गेनिक नहीं है, यानी जो सिंपली देखो तो जो मटेरियल में नहीं पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिक डेड डिकेट से नहीं बनते हैं।
ठीक है। लेकिन एक सॉल्ट है जैसे यूरिया है, यूरिया बताओ, यूरिया फर्टिलाइजर है कि नहीं? हम्म? यूरिया फर्टिलाइजर है। तो जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें से मैक्सिमम क्या होते हैं ना, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। लेकिन यूरिया देखो, यूरिया तो ऑर्गेनिक है कि नहीं? यूरिया तो हम लोग के यूरिन में भी रहता है। यूरिया हम लोग के यूरिन में रहता है कि नहीं? हम्म? हाँ। तो यूरिया क्या है? इनऑर्गेनिक साल्ट है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 होता है ना, NH2CO NH2, यही ना यूरिया है। ये क्या है ना, यूरिया हमारे यूरिन में भी रहता है। तो हमारे यूरिन में रहने के लिए हम लोग क्या है, हम लोग ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? है ना। प्लांट एनिमल से जो कुछ भी एक्सट्रैक्ट होगा वो क्या है? ऑर्गेनिक होता है। जैसे अभी कोई एसिड पूछेगा, ये मैं एसिड बेस आप लोग को पढ़ाऊंगा, या ये पढ़ाऊंगा मटेरियल्स, तो बताऊंगा कि ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है। तो जो ऑर्गेनिक प्लांट से एनिमल से जो डिराइव्ड होते हैं जो चीजें या जो उनमें पाई जाती हैं उनको ऑर्गेनिक बोला जाता है। जैसे देखो मैं दो एग्जांपल बता रहा हूँ। एक है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक। हेलो। एक है सल्फ्यूरिक एसिड। और बताओ जो चींटी होती है उसके जो काटती है उसमें कौन सा एसिड रहता है? फॉर्मिक एसिड रहता है ना। फॉर्मिक एसिड। तो कोई पूछेगा कि अब सल्फ्यूरिक एसिड ऑर्गेनिक है कि फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक है, तो आप क्या बोलोगे? इसमें फॉर्मिक एसिड जो है ऑर्गेनिक है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म में है। ठीक है, किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो उनका सिंपली पहचानने के लिए छोटे क्लासेस में यही तरीका है, बड़े क्लासेस में दूसरा तरीका है। तो जो ऑर्गेनिज्म से आ जाएंगे वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक चीजें होती हैं। ठीक है। जैसे अब कंपोस्ट कोई बोलेगा कंपोस्ट है, तो कंपोस्ट जो है आपका जो खेतों में कंपोस्ट डालते हो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, आप बताइए। हम्म? इन वो ऑर्गेनिक है, कंपोस्ट ऑर्गेनिक है। क्यों ऑर्गेनिक है? कंपोस्ट बनाते हो कहाँ से बनाते हो? गोबर से बनाते हो, सड़े गले पौधों से बनाते हो, खरपतवार से बनाते हो कि नहीं? हम्म। और तो ये जो गोबर है, खड़े सड़े गड़े जो पौधे हैं, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक चीजों से आए हैं ना, एनिमल से प्लांट से आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या है? कंपोस्ट ऑर्गेनिक है टोटली। इसीलिए जो इनऑर्गेनिक होते हैं जो इंडस्ट्री में बनता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये देखो HCl है, HCl देखो इनऑर्गेनिक है, एकदम बाउंड्री नहीं। HCl हमारे ह्यूमन बींग में पाया जाता है कि नहीं? लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है एकदम, मैंने प्योर डिफिनेशन नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होगा उसको अलग तरीका है पहचानने का, लेकिन अभी इनिशियली छोटी पे आप समझो। ठीक है। कि जो एनिमल्स या प्लांट से जो डिराइव जो चीजें होती हैं ज्यादातर वो क्या होती हैं? ऑर्गेनिक होती हैं। ठीक है। इंडस्ट्री में बनती हैं वो इनऑर्गेनिक होती हैं ज्यादातर। तो इसमें देखो मैक्सिमम जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनऑर्गेनिक ही होते हैं, लेकिन जो यूरिया है और कंपोस्ट है ये दोनों क्या है? ऑर्गेनिक है। ठीक है। यूरिया कंपोस्ट क्या है? ऑर्गेनिक। अब देखो ये वाला एक क्वेश्चन आ गया, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ये तो मैंने एक दिन डिस्कस किया था। ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये वाले चीजें आप लोग को बताना भी है और आप लोग को आता भी है। तो इसका सॉल्व करके कोई बताओ। इसका आंसर है 60 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। तो मैथ्स वाला तो करेंगे, क्लास में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि मैथ्स वाला करेंगे तो आज का टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है। नहीं अब बाकी डिस्कस कर देते हैं, नहीं तो बोलो तो मैथ्स वाला ही डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि अभी 11-12 मिनट बचे हुए हैं। चलो तो 2 दिन में डिस्कस करते हैं, मैथ्स वाला ही करते हैं ना। देखो तो इसमें क्या लिखा गया है? अबाउट गोज सम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इन 6 hours and covers the same distance in downstream in 4 hours. If the speed of the stream is 3 kilometer per hour, then the distance is। देखो आप बताओ, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है। तो इन दोनों केस में देखो यहाँ से यहाँ उसको, यहाँ से यहाँ ये गया है, ये क्या है? डिस्टेंस।
तो दोनों केस में टाइम तो अलग अलग लगेगा, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है कि नहीं, आने का भी और जाने का भी डिस्टेंस दोनों में सेम है कि नहीं। हम्म। तो दोनों बराबर है। तो पहले बार का स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन डिस्टेंस सेम है, तो देखो स्पीड जो पहले फर्स्ट जाने का टाइम और स्पीड इज इक्वल टू आने का टाइम और स्पीड। ठीक है, दोनों का बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस तो आने जाने के बराबर है। ठीक है, तो अब देखो देखो, अब जाने का टाइम क्या है, जाने का टाइम क्या है, वोट गोज यहाँ पे 6 आवर अप स्ट्रीम और 3 किलोमीटर उसका ए है। अब देखो, मान लो उसका कोई स्पीड है ना, तो अब समझ गया ना, उसमें से घटा दो, उसका स्पीड क्या होगा, पहले का जो स्पीड है, मान लो कुछ भी उसका स्पीड है, मान लेते हैं उसका स्पीड यस है, तो यस यहाँ पे क्या है, 6 घंटे लगा है, और इधर से ऑफ स्ट्रीम जाएगा तो इधर से क्या है, यस माइनस 3 होगा ना। हम्म? और इधर क्या होगा, इधर कितना लगा है, 4 घंटे लगा है, 4, और इधर क्या हो जाएगा, यस प्लस 3 होगा, क्योंकि स्पीड जो उल्टा तैरोगे तो आपका स्पीड, जैसे मान लो आप पानी के उल्टा तैरोगे तो आपकी स्पीड ओरिजिनल स्पीड से इफेक्टिव आपकी जो स्पीड होगी कम होगी कि ज्यादा होगी, अगर उल्टा तैरोगे तो, उल्टा पानी जिधर है उसके उल्टा तैरोगे, पानी इधर है तो कम होगी। हाँ, तो मान लीजिए अब पानी का स्पीड है कुछ, स्पीड ऑफ वाटर है, क्या है, स्पीड ऑफ वाटर है, स्पीड ऑफ वाटर है इधर, या इसका रिवर का स्पीड है, और आपका जो स्पीड है, मान लीजिए ये आपका स्पीड है, अगर इस केस में आप जा रहे हो, योर स्पीड मान लो, योर स्पीड, या योर स्पीड है या तैरने वाला की स्पीड है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ऐसे याद कर लो शॉर्ट फॉर्म में सलोनी, सेम डायरेक्शन तो क्या होगा, तो स्पीड क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है, एडिशन हो जाएगा, दोनों का स्पीड को क्या हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ वाटर प्लस स्पीड ऑफ योर, चाहे योर स्पीड, ठीक है, चाहे स्पीड ऑफ बोट, चलो बोट कर दो, या कुछ भी बोल दो, ठीक है, या स्पीड ऑफ मैन, इस केस में अगर ऐसा केस है, इस तरह का अगर है, रिवर का तो स्पीड डायरेक्शन बदलना नहीं है, तो अब इसके आप मान लो इधर आप पहुंच गए, आपको फिर वापस, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, योर स्पीड जो होगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर होगा, होगा कि नहीं, इधर बोट जा रही है और ये वाटर का स्पीड है। ठीक है, इधर योर स्पीड मतलब आप ही की नाव है, यहाँ पे योर बोट भी कर सकते हो, मेन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, स्विमर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होता है, तो अगर उल्टा चलोगे तो उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, अगर उसके डायरेक्शन में चलोगे तो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, वो सवाल में समझ में आ जाता है। तो अभी ये वाला सवाल देखो, ये वाला समझ गया ना, किस कब माइनस होगा कब प्लस होगा। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। तो सवाल हमारा ये था कि अब अगर ए जा रहा है तो उसको जाने के लिए 6 घंटे लग रहे हैं, जाने के लिए कितने लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं, अगर उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, पानी इधर बह रहा है, पानी का स्पीड पहले से बता दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, इधर से 6 घंटे लग रहा है उसको जाने में, 6 आवर्स। और जब ये रिटर्न हो रहा है ना, जब ये रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न होगा तो पानी के डायरेक्शन में इसका भी स्पीड हो जाएगा कि नहीं, तो उस केस में इसको कम टाइम लग रहा है, इसको उस केस में 4 ही घंटा लग रहा है। हम्म? तो अब क्या करना है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ वो गया था और यहाँ से यहाँ वापस आया, तो डिस्टेंस दोनों किस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ। हम्म? बराबर हुआ कि नहीं, तो पहले का मान डिस्टेंस से डी है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड हमारे उसका नहीं स्पीड है, तो मान लेते हैं उसका स्पीड यस है या यक्स है, तो मान लेते हैं स्पीड उसका यस है, तैरने वाला का स्पीड यस है। और इस केस में देखिए उल्टा चल रहा है, तो उसका स्पीड इस यस में से 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं। हम्म? और इसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो टाइम से 6 से मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरे वाला केस में भी डिस्टेंस डी ही है, और इस केस में स्पीड होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यस प्लस क्या है, 3 है, और इस केस में टाइम क्या है, 4 है। सुदर्शन, इतना समझ आ गया ना। और दोनों में डिस्टेंस डिस्टेंस अगर बराबर है, तो आप क्या कर दीजिए, दोनों के केस में ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो यस माइनस 3 into 6 इज इक्वल टू यस प्लस 3 into 4।
जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ रहा है, यस इक्वल टू क्या आया, 15। यस इक्वल टू क्या आया, यहाँ पे सॉल्व करके देख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा या 4x हो जाएगा, तो इसमें से कटेगा तो 2 यस, और ये छतरी 18 और ये 12, तो 30 हो जाएगा, तो यस इक्वल टू 15 होगा कि नहीं। तो ये 15 हो जाएगा। तो अब यस क्या आ गया, उसका स्पीड आया है। किसका स्पीड आया है बताइए। यस, पानी का स्पीड है, पानी का स्पीड तो 3 था ही। ये किसका, इससे स्विमिंग का स्पीड है, जो इंसान था, ठीक है। हाँ, और डिस्टेंस पूछा है कि कितना दूरी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पे अब यस का वैल्यू आ गया, तो इसमें यस का वैल्यू रख दो। तो 4 + 3 इंटू, ये क्या है, ये 15 था ना, ये 15 है, क्या है, 15 है ना ये। यस इक्वल टू क्या है, 15। तो कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, 72 किलोमीटर सही है कि उसमें ऑप्शन की नहीं। हम्म, समझ गए ना। 72 किलोमीटर ऑप्शन था। तो ये जो अप स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम का होता है, तो ये वाला आप समझ गए, और आज का टाइम हो गया। तो ये वाला आप देखो, मैथ्स में क्या क्या बचा हुआ है ना, वो हम